कोरोना फीवर विल बी ऑन फॉर सम टाइम, लेकिन यह कंपटीशन फीवर शुड बी ऑलवेज बी ऑन। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बहुत ज़्यादा हाइप चला है कैलेंडर का, आईपीएस कैलेंडर का, और उसमें देखिएगा आप लिखा हुआ है कि कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं। तो वो कुछ नहीं है, एक्चुअली आईपीएस का ही ये होता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन नया कुछ नहीं रहता है तो वो पुराना जो नोटिफिकेशन होता है वही रोल आउट होते रहता है। तो वही हो रहा था, उसी के कारण सबने देख के ये अंदाजा लगाया कि आईपीएस ने दिया है। बट डेट देखिएगा वो 1 जनवरी का, मतलब 16 जनवरी का शायद है ना। तो जनवरी का वो वही है, बस वो रोल आउट अभी दिख रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि अगला एग्जाम क्या होगा। अगला एग्जाम 2 ही है हमारे, जस्ट 1-2 महीने में जैसे लॉकडाउन खत्म होता है 2 एग्जाम सर पे है हमारे। एक है एसबीआई क्लर्क मेंस और एक है ये आरआरबीज। जानते हैं जैसे कि आप कि आरआरबीज का एग्जाम होने वाला था, ठीक है। तो हर साल होता है ये। जैसे कि इस साल का अगर मैं नोटिफिकेशन देखूं तो ये नोटिफिकेशन हिसाब से है कि ये अगस्त में आएंगे, ठीक है। ये अगस्त में आएंगे, तो ये है अगस्त का, आप देख सकते हैं ये अगस्त का। तो नोटिफिकेशन हो सकता है थोड़ा डिले हो, थोड़ा सा डिले हो ही सकता है, क्योंकि जिस तरह हालात है तो ये हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम असिस्टेंट, इसका जो नोटिफिकेशन आता है एक साथ आता है। हमारा क्लर्क का और पीओ का जो आईपीएस वाले होते हैं वो अलग अलग आता है, लेकिन आरआरबी के लिए एक ही साथ, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो होता है ये एक साथ आता है। तो चलिए, आपने नोटिफिकेशन ये देख लिया कि क्या डेट्स हैं, तो आप अज्यूम करके चलिए कि यही है। भले ही आगे बढ़े, आपकी तैयारी नहीं पीछे छूटनी चाहिए, तो आप इसी को मद्देनजर रखते हुए आप इसका तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस कैसा है। जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि सिलेबस कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ क्या हो सकता है और क्या क्या था लास्ट ईयर। और कंप्लीट मैं ये मोटो है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्यों हर साल क्यों रगड़े आप ये दिन और रात, एक बार अच्छा से मेहनत कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसको इजीली आप क्रैक कर लीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने भी दिया था, क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि मेरा टाइम बचता नहीं है तो इसलिए मुझे प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं प्रिपेयर थोड़ा बहुत करता ही चलता हूँ। मैं हमेशा करता ही आ रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा, और जैसे ही जॉब कुछ लगता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, वो शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे कि क्लर्क अभी निकला है, मैं आपको बताऊँगा आगे की, और बताऊँगा मैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी मैं रिवील नहीं करता हूँ, लेकिन आगे के मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। तो मैंने सिर्फ 20 दिनों में क्रैक किया था आरआरबी पीओ। लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स के लिए उतना तैयारी नहीं किया था, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलता है मैंने मेंस की तैयारी की थी और मेरा मेंस निकल गया था। बट क्योंकि अगर आप बाद में तैयारी करते हैं तो होता क्या कि आपका मेंस निकल तो जाता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू प्लस मेंस फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, और वही मेरे साथ हुई थी, मेरी कमी रह गई थी और मैं नहीं हो पाया था। तो चलिए, बिना और देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ और एग्ज़ाम पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है कि जैसे कि नॉर्मल प्रीलिम्स में क्या होता है, नॉर्मल प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑफ बैंक्स में क्या होता है कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पता है? रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, एक और होता है वो है इंग्लिश, ठीक है। वो होता है इंग्लिश, जो कि इसका भी कट ऑफ पार करना ज़रूरी है, इसका भी कट ऑफ आपको देना है और इसमें भी अच्छा स्कोर करना है, तब जाके आप आगे निकल सकते हैं या फिर प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी मतलब वो इंग्लिश चाहते ही नहीं है देना, उनके इंग्लिश से ही नफरत है, सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट ही उनको ऐसा लगता है कि ये हट जाए, तो उनके लिए ये आरआरबी वरदान है। उनके लिए आरआरबी वरदान है और वो आराम से विदाउट एनी टेंशन ऑफ इंग्लिश आप आराम से ये एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग और क्वांट्स। ये दोनों में ही होता है अपने अपने राज्य भाषा में। और लास्ट ईयर ये भी हुआ है कि अगर आप कोई स्टेट से हैं तो उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज वाला भी आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आप अगर उड़िया है, तो अगर आप उड़ीसा से हैं, उड़िया है, तो आपको पेपर जो है वो उड़ीसी में भी आएगा, आपको उड़िया में भी
लैंग्वेज में भी आएगा, ठीक है। जो उड़िया लैंग्वेज है उसमें भी आएगा, वेस्ट बंगाल से है तो बंगाली में ऑप्शन दिखेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज एग्जाम के जब स्टार्ट होता है। और ये लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था। हुआ क्या था कि मैंने एग्जाम देने बैठा था मैं मेंस का, और जो पेपर आया तो पेपर आया बंगाली में। मैंने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया था तो पेपर आया बंगाली में। मेरे जितने वहाँ पे जो लैब में बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए सब एकदम हल्ला करने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि निर्मला सीतारमण जी ने वो बोला था कि स्टेट लैंग्वेज में भी दिया जाएगा, तो इसी से ये आया। और आप तो चेंज कर सकते हैं बट हिंदी, इंग्लिश एंड वन मोर स्टेट लैंग्वेज रहेगा। सो इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न है 80 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स का रहेगा और आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स। आपको नॉर्मली दिया जाता है 60 मिनट्स, इसमें रहेगा 45 मिनट्स। और ये कॉम्पोजिट रहते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ भी भाग जाता है। क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को आदत हो गई है 20 मिनट्स में करने की, सो वो फास्ट हो चुके हैं, वो अपने कैलकुलेशन फास्ट हो चुके हैं। लेकिन जब उनको कॉम्पोजिट मिलता है तो धुआं उड़ा देते हैं। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल दोनों ही मैनेज हो जाता है 45 मिनट्स में और कट ऑफ भाग जाता है। लेकिन जिसका इंग्लिश कमज़ोर है उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, आप ये दोनों सब्जेक्ट तैयार कीजिए और मस्त आपका एकदम निकलना श्योर शॉट है। तो दोनों ही असिस्टेंट और आपका स्केल 1 दोनों का पैटर्न ही सेम होता है, ठीक है। दोनों में ही सेम क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही आएंगे। सिलेबस उनका इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। तो यही चीज़ है दोनों में डिफरेंस कि आपका इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लेकिन क्या नहीं है हमारा क्या नहीं है? इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है और अब कॉम्पोजिट 45 मिनट्स दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, वो है इसका मेंस का। तो मेंस में देखिए आप कि मेंस में कैसा पैटर्न होता है। सो मेंस में जैसे नॉर्मल बैंक एग्जाम्स का होता है कि आपको रीजनिंग दिखेगा, जीए दिखेगा, एक इंग्लिश दिखेगा, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखेगा। सेम पीओ का एग्जाम भी रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांट ये दिखेगा। लेकिन इसमें कुछ अलग क्या होता है? इसमें अलग होता है ये कंप्यूटर नॉलेज जो है ये अलग होता है, ये रहेगा ही रहेगा। आपको ये 20 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चंस रहता है, तो ये अलग से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगा, आपको रीड करना ही होगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने दिया था वो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे। जैसे आपको पता है जीमेल होता है, ये होता है, तो वहाँ पे दे दिया था उन्होंने यांडेक्स। ये क्या है? यांडेक्स क्या है? तो मुझे क्योंकि मैं काम करता हूँ, इसी में काम था मेरा, तो मैंने किया हुआ था, तो मुझे याद है कि ये एक मेल प्रोवाइडर है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अगर जो नहीं सुनते हैं, जो नहीं है, तो वो अनकॉमन चीज़ है। इसलिए मैं बोलूँगा आपको इससे रीड करिए, इसमें एक बार रीड कर लीजिएगा तो काफ़ी है ये। फिर जीए है, ठीक है, रीजनिंग है, बस एक और चीज़ नया है वो है ये। देखिए इसमें कैसा दिया हुआ है 4AB। इसका मतलब क्या है कि आपका लैंग्वेज तो पेपर रहेगा, एक लैंग्वेज पेपर रहेगा एकदम श्योर है, लेकिन वो आइदर इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा, ठीक है। आप ये दोनों में से ही एक कोई कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। इसमें भी इंग्लिश या हिंदी। सो पैटर्न क्या है? 40 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन 50 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर के लेकिन हाफ मार्क्स के रहते हैं। इंग्लिश का सेम 1-1 मार्क्स का, ठीक है, इंग्लिश का सेम, और जीए का भी सेम, और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल का भी 10 मार्क्स। जैसे रीजनिंग एक्स्ट्रा है वैसे ही यहाँ भी एक एक्स्ट्रा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन रहते हैं वो वेटेज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी एक चीज़ अच्छा है कि आपको मिलेगा फुल टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। आपको खुद मैनेज करना है टाइम, देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग्स यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया इतना कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न है, ये आपका दोनों का क्लर्क का और पीओ का पैटर्न है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे करना है, कि क्या आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कौन सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अगर आपको हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी लीजिए, आपको इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश लीजिए, और कुछ तो चीज़ पढ़ने होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, कि जैसे ठीक है, अगर मैं डिफिकल्टी वाइज बता दूं कि एग्ज़ाम कैसे होता है। प्रीलिम्स तो सेम है, आपको टाइम मैनेज करना है और 45 मिनट्स में सब करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो सबसे हार्ड मुझे पता है मेंस किसका होता है, एसबीआई का, फिर आईबीपीएस का,
और फिर ये आरआरबी इसका, ठीक है। तो अगर मैं बैंकिंग में देखूं तो आरआरबी जो होता है ना, इसके मेंस लेवल भी बहुत इजी होती है, क्योंकि ये डिमांड किस तरह के स्टूडेंट्स करते हैं, जो गांव में रह सकते हैं। क्योंकि आपको रीजनल रूरल बैंक्स नाम है, तो रीजनल रूरल नाम है तो इसका मतलब क्या है, नाम से आपको मालूम चल रहा है कि आपको जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, वो ग्रामीण क्षेत्र में होगी, ठीक है। इट विल बी इन द रूरल रीजन्स ऑफ योर स्टेट। जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट्स के रूरल रीजन्स में आपका पोस्टिंग होगा। दूसरी चीज, आपको प्रमोशंस तो होते रहेंगे, ठीक है, प्रमोशंस होते रहेंगे, पर इसमें एक लिमिट है प्रमोशंस की, कि आप उसके आगे बढ़ नहीं सकते। फिलहाल अभी ऐसा है कि आप स्केल 3 स्केल 4 के आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आगे भी हो सकता है कि आगे इंप्रूवमेंट आए। और एक चीज़ क्या बोलनी थी कि जैसे पीओ में क्या होता है, पीओ में क्या होता है कि आप अभी इस स्टेट में हैं, सो आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको भेजा जाएगा बाहर दूसरे स्टेट। लेकिन आरआरबी पीओ में क्या होता है कि आप एक ही स्टेट में बंध के रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपना स्टेट में रहना है, आपको घर के आसपास ही रहना है, तो ये बेस्ट है, ठीक है, आप ये आराम से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि ये डिफिकल्टी वाइज क्या होता है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि थोड़ा इसका जो मेंस होता है, इसका ऑफिसर स्किल का मैं बताता हूँ कि आईपीएस क्लर्क का जो होता है मेंस, आईपीएस क्लर्क का मेंस जो होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है ये, ठीक है। आईपीएस क्लर्क का मेंस से थोड़ा ऊपर होता है, और मैं पीओ के लेवल बोलूँ तो पीओ के लेवल से, आईपीएस पीओ के लेवल से नीचे होता है बहुत, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता है। मैंने इसका रीजनिंग भी करा है, मैंने इसका इंग्लिश भी देखा है, मैंने क्वांट भी देखा है। जब मैं अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, तो क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, क्वांट डिफिकल्ट था, एक सेक्शन डिफिकल्ट हो ही जाता है, लेकिन कंपेरेटिवली मैं करूँ तो उतना भी हार्ड नहीं था कि हो ही नहीं सकता है। पीओ के लेवल दूसरे एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ के लेवल में, आरआरबी पीओ का लेवल ठीक था, मतलब ऑफिसर स्किल का ठीक था, लेकिन क्लर्क का मैंने दिया नहीं इसका, ठीक है, क्लर्क का मैंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन ऑफिसर स्किल का मैंने दिया है और मैंने क्रैक भी किया था। तो मुझे मार्क्स पता है कैसे थे और क्या है, मुझे भली बातें पूरी पता है, मुझे अभी भी याद है। तो रीजनिंग ठीक ठाक है, ठीक है, रीजनिंग आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रीजनिंग अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लैंग्वेज भी मैं हिंदी का तो नहीं दिया था, मैंने इंग्लिश दिया था, तो लैंग्वेज मुझे ईजी लगा, इतना हार्ड नहीं था। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये ईजी होता है, ठीक है। आप आराम से अगर अभी से लग जाए तो आराम से 2 महीने में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से लग जाइए, क्यों आप इंतज़ार कीजिएगा नोटिफिकेशन आएगा फिर आप पढ़िएगा फिर स्टार्ट कीजिएगा, तो वो गलत तरीका एक्चुअली। हाँ, जिनका टाइम ही नहीं मिलता है वो थोड़ा बहुत देखें, ठीक है। तो चलिए, मेंस और प्रीलिम्स की तो बात हो गई, अब आते हैं आगे कि सिलेबस क्या डिफरेंट है इसका। इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर मैं प्री की बात करूं तो आपको पता है सिर्फ रीजनिंग और क्वांट है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो सब है, एक्स्ट्रा में कंप्यूटर अवेयरनेस है, एक्स्ट्रा में जनरल अवेयरनेस है, एक्स्ट्रा में और क्या है आपका 1 2 और इंग्लिश है, ठीक है। ये 3 चीज़ और आएगा मेंस में। तो रीजनिंग की मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में ये सारे आते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टॉपिक्स हैं। तो मेंस में जैसे अगर प्रीलिम्स में बात करूँ तो इसका ये नहीं आता मेंस में, ये प्रीलिम्स में ये नहीं आता प्रीलिम्स में। बाकी सब आपका जो देखा हूँ मैं तो ये प्री का ही पोर्शन है, और ये एक्स्ट्रा एक इंक्लूड हो जाता है मेंस में, और ये तो सब सही में, ठीक है, इसमें सब कुछ आता है, मेंस में भी वैसे आता है और प्रीलिम्स में भी वैसे आता है। इसका भी वही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्या होता है जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में होता ही नहीं है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है प्रीलिम्स के मुकाबले। अब नेक्स्ट में आता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, साइलॉग आता है, पजल सेटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनइक्वालिटीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ये सीरीज जो है आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है। मैं देख रहा हूँ कि 1 1.5 साल 2 साल से ये अच्छा खासा आ रहा है, और इसमें आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग जैसे इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, कंक्लूजन हो गया, तो ये सब आते हैं मेंस वाले के लिए, ये 2 मेंस के लिए ये बस। क्वांट भी नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, डीआई, ठीक है। प्रीलिम्स में तो थोड़ा इजी रहेंगे, प्रीलिम्स में बहुत इजी रहेंगे, लेकिन मेंस में थोड़ा सा टफ रहेगा। फिर अरिथमेटिक जो पूरे हमारा जो मिक्स हो गया पूरा, ठीक है, जो जैसे हमारा टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जितने चैप्टर्स अरिथमेटिक है सब है, सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। सो नंबर सीरीज इतना हार्ड नहीं आता है, ये आप आराम से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन आराम कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक, डीआई,
ठीक है, अरिथमेटिक अगर प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा रेंज करता है 80 में, ठीक है, ये रेंज करता है 80 में। सो 80 में 55, 56, 54 ऐसे करके जानते 65 तक जाता है ये, ठीक है, ये 65 तक जाता है। तो इसीलिए आप इसका सही से इसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो इसमें छोड़ने की गुंजाइश रखिएगा नहीं, सब कर लीजिएगा। क्योंकि प्रीलिम्स के लेवल तो उतना हार्ड नहीं होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बार प्रीलिम्स आ गया तो मेंस में आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, मेंस में आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ये चीज़ ऑप्शन ही ना रखें, आप सब करके जाएं, ठीक है। ये हो गया सिलेबस की बात। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की मेंस में, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो मैं हिंदी का सिलेबस भी ले आऊँगा एक बार, आपको हिंदी का सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। ऐसा ही रहता है, मेनली यही रहता है। उसमें आरसी के बदले आपको गद्यांश रहेगा, एरर स्पॉटिंग के बदले आपको गलती निम्नलिखित जो रहता है निम्नलिखित शब्दों को भरें या फिर सही करें, वो सब रहेगा। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिलर्स, ये सब आएगा ही। तो हिंदी में भी यही लगभग लगभग यही होता है, ठीक है। उसमें मुहावरे आ जाते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया ओवरऑल जो होता है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही लेते हुए मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया। तो आप ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं। मॉक्स शुरुआत में नहीं देना है तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, कोई जैसे आपका मैगजीन आता है बीएससी मैगजीन वगैरह, ये इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो मॉक्स ले लीजिए, उसके बाद मॉक्स से लगाइए, मॉक्स लगाइए, हफ्ते में 2-4 मॉक्स लगाइए, आप आराम से निकल जाएंगे। बस प्रैक्टिस टच में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ें भूल गए अब अगले हफ्ता स्टार्ट होगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। आप कंटिन्यूटी रखिए अपने पढ़ाई में। तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क कोई उतना है नहीं, आराम से हलवा है, ठीक है। तो आरआरबी जो है ये आराम से निकाल सकते हैं आप। टारगेट ले लीजिए कि ये निकाल लेना है इस साल एटलीस्ट, ये सिक्योर हो जाए आपके लिए। बाकी जो आएंगे आएंगे, और बाकी जो आएंगे आप ठीक है उनको उड़ाएंगे ज़रूर, लेकिन जो अभी हाथ में जो आने वाले हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब थोड़ा हम बात करें कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ क्या था, ठीक है। सो कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ क्लर्क की और पीओ की अलग अलग होती है, और प्री और मेंस की अलग होती है। सो मैं पहले अगर आपकी पीओ का बात करूं, सो पीओ का प्रीलिम्स जो कट ऑफ होता है वो लाइक 80 में, पीओ का प्रीलिम्स कट ऑफ जो था वो 80 में आपका 65, 70 वैसा कुछ था, ठीक है। 58, जैसे 58.50 था आपका शायद बिहार, अरुणाचल, ये सब का 58, 59, 60 ऐसी कुछ था। हरियाणा में, हरियाणा साइड आपका 64, 65, 68, पंजाब साइड 70 तक घुस जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको करना है। और साउथ प्लेसेस का तो कम होता है। मैं अगर अपनी स्टेट का बात करूँ वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल का 55 या 56, 55 पॉइंट समथिंग था या 56 था, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो ये कट ऑफ था वेस्ट बंगाल का प्रीलिम्स का, प्री का, ठीक है। मेंस की बात करूँ मैं अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का मेंस का 88, 87 ऐसे कुछ था, ठीक है। मेंस का जो है 87, 88 ऐसे कुछ था, ठीक है, इसी के बीच कुछ था, ठीक है। तो ये सब हमारा कट ऑफ हो गया इसका। क्लर्क का भी वैसे रहता है, क्लर्क का प्री का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होता है क्लर्क का, तो वो सीधा 60 पार ही होता है, 60, 65 प्लस ही होता है वो इससे कम नहीं होता है, ठीक है। तो उसको अच्छा से कीजिएगा। और मेंस 60, 65 प्लस ही होता है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 76 भी होता है। हरियाणा पंजाब साइड तो 76, 75, 78 ऐसा भी होता है। किसका? 80 में सोचिए, 80 में 76, 77, 75 मजाक बात नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, देखने में बहुत अजीब लग रहा, बट अगर प्रैक्टिस सही रहेगा तो इसमें आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आरआरबी में बोलूँ, अगर आरआरबी का जो प्रीलिम्स में बोलूँ मैं अगर, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। क्यों है? क्या सिर्फ मेरे पास क्वांट है और रीजनिंग है बस, और कुछ नहीं है। तो आप जो करके आ रहे हैं वो सटीक होनी चाहिए। नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हुआ तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे, नहीं हुआ तो ऑप्शन आपके पास 1 साल के लिए हाथ से गया। इसीलिए आप तैयार रहें, अभी से ही प्रैक्टिस करें ताकि आपको आगे दुविधा ना हो, ठीक है। मेंस में अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस का कट ऑफ जो होता है वो भी 70, 80 ऐसी होता है, ठीक है। 70, 80, 80, 90, ये 200 में बात कर रहा हूँ, 200 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा ही कट ऑफ होता है 88, 94, 96, 94, 96, 88, ये सब कट ऑफ होता है 200 में। मेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक कट ऑफ
स्ट्रैटेजी और प्रीवियस ईयर्स का मैं ले आता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एग्जैक्ट स्टेट वाइज आपको कट ऑफ दिख जाएगा और आपको अपने स्टेट का भी दिख जाएगा कि लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। सो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ये लिंक मैं दे दूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको ये दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लिया या फिर आई बटन में भी दे दूंगा, ऊपर में देखिएगा प्रॉम्प्ट कर रहा होगा, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा कट ऑफ का बात। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी लग जाइए। आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि अगस्त में थोड़ा सा डिले हो सकता है अगस्त में आपका SBI का जुलाई अगस्त करते करते जुलाई अगस्त वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि बस कि अभी आपका डिले भी होगा। सो आपके पास लगभग 60 to 80 डेज है आपके पास, ठीक है, 60 to 80 डेज है। तो आप मान के चलिए 60 डेज ही, क्यों 80 लीजिएगा, कम लीजिए। 60 डेज में आराम से आप RRBPO क्रैक कर सकते हैं, दैट टू विद गुड मार्जिन, विदाउट टेकिंग रिस्क ऑफ इंटरव्यू, जो कि मेरे केस में हो गया था। ठीक है, तो इस कोई बात नहीं, मैं आप देता रहूँगा, मैं बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस बताता रहूँगा, क्योंकि मैं आया ही हूँ आपको शेयर करने के लिए आया हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए बदले में मुझे बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियोज़ लाऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अपना आप लोगों को हर चीज़ में मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ ऑफलाइन, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ऑनलाइन आपको रेगुलर पढ़ा सकूँ। इसलिए आप देखते हो कि मेरा वीडियोस रेगुलर नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, तो मैं इंग्लिश, रीजनिंग और GA की क्लासेस मैं रेगुलर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश और GA तो आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कंटेंट भी मेरे पास है। और मैं टेक्स्ट बुक, जैसे आप जानते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक में एक इंटर्न की तरह रूप में भी काम किया था लास्ट ईयर, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इंग्लिश और GA का। तो आप आराम से इसमें मेरे मेथड्स, मेरे टेक्निक्स और मेरा जो भी वीडियोस अगर आएगा फ्यूचर में, अगर आता है, होप सो मैं लाऊंगा, तो मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बोल दूं कि जून, जुलाई, आधा अगस्त, ये लग जाइए आप, ठीक है। और आने वाले हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, टेंशन मत लीजिए कि 2020 हो गया, कोरोना के कारण कुछ ना आने वाला है, इस बार सब चौपट हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो अपनी जगह है। इतनी जल्दी हमारी बुनियाद को हिला दे, इंसानियत ख़त्म ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक और हम लोग जीतेंगे, कोरोना से एक दिन ज़रूर जीतेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जिनको जॉब चाहिए उनका एक अलग ही जंग है। तो ये जंग आप मान लीजिए कि आपका जंग है और इसके लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही दिन बाद आपको मैदान में उतरना होगा और आपको दिखाना होगा कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल आप जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इट्स योर लव, बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू डू दिस मच, ठीक है। तो आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का ज़रूर साथ चाहिए। आप लोग के साथ बिना मैं नहीं आ सकता हूँ, ना ही उठ सकता हूँ, ना ही जी सकता हूँ। तो ज़रूर आप साथ दीजिए और हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करें या मेल करें मुझे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।